बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस लॉ के पेपर में आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें नज़र आते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको लॉ को समझने में कोई बहुत बड़ी दुश्वारी पेश नहीं आई, या आई तो वो उन्होंने ओवरकम कर ली, फिर उन्होंने जैसे कैसे करके याद भी कर लिया कि ओके ठीक है यार, रटा लगा लिया, याद कर लिया। अब अगर स्ट्रेट क्वेश्चन आए, रिप्रोडक्शन ऑफ लॉ का आए, तो वो कुछ ना कुछ उसको लिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए सिनेरियो बेस्ड, जहां एप्लीकेशन ऑफ लॉ का जिक्र हो रहा है, तो ये बच्चे परेशान हैं कि इसका आंसर कैसे दें। आप एग्जामिनर के कमेंट्स देखें, इस पार्ट में एग्जामिनर हमेशा कह रहा होता है कि जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज है, बड़ी पुअर है, बिलो एवरेज है। इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा, दुनिया भर में भी तो लोग लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो हमें यकीनन देखना चाहिए कि यार अक्रॉस द ग्लोब क्या हो रहा है। तो एक्चुअली आप बड़ा आसान है, हम आमतौर पर ये बात सिखाई नहीं जा रही होती बच्चों को, बड़ा आसान है कि आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को ड्राफ्ट कैसे करना है। इसके लिए एक मेथड बना हुआ है विच इज़ कॉल्ड इरैक मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, IRAC। हम इरैक मेथड को यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अगर बहुत अच्छी भी नहीं है, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी भी नहीं है, तब भी हम अपने आंसर को बहुत बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो का आज का मकसद यही है, आप इसको ज़रा देखिए और इसमें हम आपको सिखाएंगे कि व्हाट इज़ इरैक मेथड और कैसे इसको हमने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जी इरैक मेथड है क्या। जैसे कि चार लफ्ज हमें नजर आ रहे हैं, IRAC, इरैक मेथड। ये चार वर्ड्स क्या हैं? I स्टैंड्स फॉर इशू, R स्टैंड्स फॉर रूल्स, एंड A स्टैंड फॉर एप्लीकेशन, एंड C स्टैंड्स फॉर कंक्लूजन। यानी आपको ये काम करना है कि अपने आंसर को इन चार एरियाज के अंदर ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले इश्यूज को रेज करते हैं, फिर रूल अप्लाई करेंगे, फिर रूल को लिंक करेंगे अपने सिनेरियो के साथ, और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इशू, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द लीगल इशू प्रेजेंटेड इन सिनेरियो। सिनेरियो में क्या लीगल इशू बताया जा रहा है, किस सिनेरियो का जिक्र हो रहा है, कहाँ एग्जामिनर जा रहा है, इसके ऊपर बात कीजिए। ये रूल्स, स्टेट द लीगल प्रोविजन, यानी रिप्रोड्यूस करना है। अच्छा, ये वाला काम बच्चा फिर भी कर रहा होता है क्योंकि उसने याद किया हुआ है, ये काम कर लेता है। बच्चे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जहां दरपेश है या उसको समझ नहीं आ रही है, वो ये है इस रूल को अप्लाई करना अपने सिनेरियो के साथ, कि क्यों मेरे सिनेरियो में यानी गिवन सिनेरियो में ये प्रोविजन कैसे अप्लाई हो रही है, क्यों अप्लाई हो रही है। अप्लाई करना सीखना हमने, और उसकी बेस पर हमने कंक्लूजन लेना है। तो जैसे ही आपने ये चार एरियाज टच किए, तो आपका बेहतरीन प्रोफेशनल आंसर तैयार हो गया सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का। अच्छा जी, चलिए, लेकिन इसको और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। इशू, रूल्स, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। हमारे एग्जाम में CA में एक प्रॉब्लम और भी है कि हमें मार्क्स भी वेरी कर रहे हैं, मतलब 5 to 6 मार्क्स का भी कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, अमूमन 4 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का भी आ रहा है, 2 मार्क्स का भी आ रहा है। तो अब क्या करें? तो हम अपने लिए एक रूल ऑफ थंब बना लेते हैं कि अगर 4 मार्क्स या इससे अबव का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इन चारों एरियाज के अंदर रिप्लाई करेंगे, आंसर ड्राफ्ट करेंगे। लेकिन अगर मार्क्स कम है, लाइक 3 मार्क्स हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इन चार एरियाज में से पहले एरिया को स्किप कर देंगे, यानी इशू हाईलाइट नहीं करेंगे स्टार्ट में ओपनिंग पैराग्राफ की शक्ल में। पैराग्राफ माइट बी 1.5 लाइन, उसको स्किप कर देंगे। रूल बताएंगे, रूल की लिंकेज यानी एप्लीकेशन करेंगे और कंक्लूजन दे देंगे। और अगर मार्क्स इससे भी कम हुए, लाइक 2 मार्क्स हुए, तो फिर इन 3 में से भी सेंटर वाली बात को उड़ा देंगे, स्किप कर देंगे। अब सिर्फ रूल लिखेंगे और कंक्लूजन दे देंगे, इस रूल के मुताबिक ये कंक्लूजन, बिकॉज मार्क्स लेस हैं। लेकिन अगर टाइम अवेलेबल है, अगर आप उस वक्त पैनिक नहीं है एग्जाम में,
तो फिर एक बेहतरीन प्रोफेशनल आंसर तो इन 4 एरियाज के अंदर ही बनेगा। क्लियर हो गई बात? तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो इरेक मेथड है ये ड्राफ्ट करने के लिए हमें कैसे हेल्प करेगा। अब हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले सीखते हैं कि हमने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को रीड कैसे करना है एग्जाम में। 3 स्टेप में हमें रीडिंग करनी चाहिए। नंबर 1, नोट द फैक्ट्स ऑफ द केस। सबसे पहले केस के फैक्ट्स को हाईलाइट कर लें, अपने पेपर के ऊपर ही हाईलाइट कर लें क्या फैक्ट्स हैं। नंबर 2, कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ इस पर अप्लाई होगी। नंबर 3, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कंक्लूजन देना है या सिर्फ सजेस्ट करने हैं, कोई ऑल्टरनेटिव बताने, ये भी देखने की जरूरत है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन ही लेते हैं, एक सिनेरियो ही लेते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अर्तुगरुल promised to pay rupees 500,000 to his wife Halima so that she can spend the sum on her 30th birthday. Halima insisted her husband to make a written agreement if he really loves her. Artugul made written agreement and registered under the law. Artugul failed to pay the specified amount to his wife. Halima want to file a suit against Artugul and recover the promised amount. Referring to the applicable provision of Contract Act 1872, advise whether Halima Sultan will succeed. कहता जी बताइए हलीमा सुल्तान ये केस जीत सकती है कि नहीं जीत सकती। अब ये एग्जाम में आपने पढ़ा तो फौरन जरा इसी पैटर्न पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, केस में से फैक्ट्स को हाईलाइट करना है। व्हाट आर द फैक्ट्स? हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, एक फैक्ट केस में ये डिस्कस हो रहा है। ये रिलेशन नेचुरल लव एंड अफेक्शन से ऑपरेट कर रहा है, बिकॉज लव एंड अफेक्शन की वजह से गिफ्ट दिया था, प्रॉमिस किया था। फिर ये प्रॉमिस रिटन भी हो गया और रजिस्टर्ड अंडर द लॉ भी हो गया। गुड। और फिर प्रॉमिस हस्बैंड ने अपने हस्बैंड होने का सबूत दे दिया, वो वादा भूल गया और फिर उसने ये पेमेंट नहीं दी। फिर हमारे से कंक्लूजन मांगा जा रहा है। ये तो आगे फैक्ट्स ऑफ द केस। ओके, जस्ट मैं आपको हाईलाइट मैंने करके दिखा दिया, लिख के भी दिखा दिया। दूसरी अहम बात, प्रोविजन अप्लाई कौन सी हो रही है, लीगल प्रोविजन कौन सी अप्लाई हो रही है। यहां भी आपको ये सीखने की जरूरत है कि आपके पास अपने लॉ की समराइज्ड फ्लो चार्ट्स, नोट्स, समरी कहीं मौजूद होनी चाहिए जहां से आप फौरन दिमाग में आए। और लॉ अगर कहीं एक सिनेरियो में 2 तरह का अप्लाई हो रहा है तो उसके अंदर भी हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मसलन अगर आप गौर करें, इस केस में गौर करें तो लॉ का कौन सा हिस्सा डिस्कस हो रहा है। लॉ का हिस्सा डिस्कस हो रहा है, इस सवाल में लॉ का कौन सा हिस्सा डिस्कस हो रहा है। लॉ का हिस्सा डिस्कस हो रहा है एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा जी, तो हमारे सामने कोई एक समरी आनी चाहिए। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की एक शक्ल गिफ्ट थे, जिस पे लॉ कहता है कि अगर ये एग्जीक्यूट हो गए हैं तो फिर वैलिड है, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुए तो फिर ये वैलिड नहीं। ओके, लॉ की दूसरी सूरत जो हमारे सामने है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जिनको इन्फोर्स किया जा सकता है, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। लेकिन उसमें लॉ हमें 4 कंडीशन दे रहा है कि ये चारों कंडीशन एट अ टाइम होनी चाहिए। ये राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर लॉ होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से होना चाहिए और नियर रिलेशन होना चाहिए। ये चारों कंडीशन एग्जिस्ट करती हों तो लॉ कह रहा है कि जनाब फिर आप इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। अब ये स्केच आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन में, जहन में ये समरी आपके पास होनी चाहिए थी अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं। हम जिस चैलेंज का जिक्र कर रहे हैं वो तो है कि हाउ टू ड्राफ्ट द आंसर। तो अब मैं इरेक मेथड इसके ऊपर अप्लाई करता हूं। मेरे जहन में पहले स्केच है कि यार मैंने ये 4 बातें करनी है, ये 4 चीजें ढूंढनी है सवाल में से। अच्छा, मेरी एजम्पशन ये है, मैंने यहाँ पे कोई प्रोफेशनल इंग्लिश लिख कर और उस तरह नहीं, स्टूडेंट लेवल पर वो स्टूडेंट जिसको चैलेंज दरपेश है राइटिंग स्किल्स का, उसी को सामने रख के चल रहे हैं। तो उसको ये भी सिखाना है कि यार ये फिक्रे उसे कहाँ से मिलेंगे।
तो वो जो इशू है ना, ये तो आपको रिक्वायरमेंट और सवाल में से ही मिल जाएगा. द इशू इन दिस केस इज वेदर एग्रीमेंट बिटवीन हलीमा एंड अर्तुगरुल इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. वन लाइनर आपने ओपनिंग स्टार्ट ऐसे ले लिया, फिर आपने लॉ अप्लाई किया. ये बच्चे थोड़ा बहुत लिख लेते हैं बिकॉज उन्होंने याद किया होता है. As per provision of Contract Act 1872, contract made without consideration are void. However, contract arising out of natural love and affection between parties of near relation which are signed and registered are valid under law. ये भी कर लेता है बच्चा. अच्छा, पहले वाले का तो बच्चे के जहन में ही नहीं है, उसको आमतौर पर ये नहीं उसने सीखा कि ये मुझे एक छोटा सा ओपनिंग पैराग्राफ लगाना चाहिए. चलें, अब आपको पता चल गया. बच्चा का जो चीज़ मिस कराता है और जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है एग्जाम में, वो है कि इस रूल को हमारे सिनेरियो के साथ लिंक कैसे करना है. आर एंड ए, रैक में आर एंड ए का बड़ा अहम रोल है. अब हमने करना है कि यार हमारे सिनेरियो में ये रूल अप्लाई कैसे होता है. There exists natural love and affection between Urtugal and Halima, and they are in near relation as husband and wife. Further, the agreement between them is signed and registered. हमने ऊपर के पूरी प्रोविजन को अपने सिनेरियो के साथ लिंक कर दिया. जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आप समझिए कि जो आपका आंसर की क्वालिटी है वो एकदम से बहुत बेहतर होगी, बड़ी प्रोफेशनल होगी. अब आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे. ये सबसे ज्यादा मिसिंग बात है. लेकिन जैसे ही आप इरैक मेथड को सीखते हैं और अप्लाई करना शुरू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अब हमारा ड्राफ्ट बनेगा ही ऐसे, क्योंकि हमने ये सारी स्ट्रगल करनी. इशू आ गया, रिप्रोडक्शन ऑफ रूल हो गई है, एप्लीकेशन हमने कर दी है. अब हम कंक्लूजन दे देते हैं. सो इन द गिवन सर्कमस्टांसेस हलीमा विल बी एबल टू रिकवर द अमाउंट बिकॉज सच एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. लेकिन हमने कहा कि ये इतना काम हम जब कर रहे होंगे जब 4 to 5 मार्क्स एग्जाम में अवेलेबल होंगे, एटलीस्ट 4 मार्क्स होंगे. लेकिन अगर मार्क्स कम है, लाइक 3 मार्क्स हैं, तो क्या करेंगे, इशू वाली बात को स्किप कर देंगे. टाइम सेविंग करनी है ना. और लेकिन अगर टाइम अवेलेबल है तो लिखा है, फिर नथिंग लाइक इट. और अगर ये बात सिर्फ 2 मार्क्स में पूछी गई है तो फिर एप्लीकेशन भी, लिंकिंग भी स्किप कर देंगे. बल्कि यही वाला एरिया लिंकिंग थोड़ी सी क्रिएट करते हुए हमारा गुजारा चला देगा, बिकॉज मार्क्स ही कम है. अब हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ आंसर कैसे दें. क्लियर होगी ना बात. ओके, लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल. देयर आर quarrels and disagreement between Mahvish and Danish. Danish promised to pay certain sum of money to his wife Mahvish for her maintenance to get rid of her. The agreement was written and duly registered. Later, husband denied paying the amount of maintenance. Can Mahvish sue Danish for recovery of the money? Again, वही दो चीजें सीख रहे हैं. क्वेश्चन को रीड कैसे करना है. व्हाट आर द फैक्ट्स. एक बड़ा अहम फैक्ट है कि डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, इख्तलाफात चल रहे हैं. एक अहम फैक्ट ये बयान किया जा रहा है. और पेमेंट क्यों की गई है, टू गेट रिड ऑफ हर. इसकी बड़ी अहमियत है इस बात की. हाँ, एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि भाई रिटर्न भी है और रजिस्टर्ड भी है. एग्रीमेंट उनका आपस का रिटर्न भी है और रजिस्टर्ड भी है. कैन मैविश सू. अब सबसे पहले सिनेरियो को देखकर आपने देखना है क्या कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुई है. महविश रिटर्न में दानिश को कुछ पे कर रही है नहीं कर रही, कुछ पे नहीं कर रही. तो कहां फॉल करें, कहां फॉल किए हम, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन. तो वही स्लाइड, वही समरी हमें दोबारा नजर आ जाएगी कि ओके ये अप्लाई हो जाएगी. ठीक है, डन. ओके, लेकिन वहां पर एक अहम बात थी कि 4 कंडीशन होनी चाहिए. नंबर वन रिटर्न होना चाहिए. नंबर 2 रजिस्टर्ड होना चाहिए. नंबर 3
नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, एंड नंबर 4 नियर रिलेशन होना चाहिए। नियर रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ हमें नजर आ रहा है, ओके जबरदस्त। रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, ये भी नजर आ रहा है। जो चीज मिसिंग है, जो नजर नहीं आ रही है, वो क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो झगड़े चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट चल रही हैं, यहाँ तो पैसे देने का वादा भी इसलिए हुआ कि भाई ये पैसे दो, मेरी जान छोड़ दो। ये तो जान छुड़ाने के लिए हो रहा है। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं हो, क्योंकि ये चारों कंडीशन एट अ टाइम होना जरूरी है ना। यहां तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा मियां बीवी में, तो अब ये रिटर्न होने के बावजूद, रजिस्टर्ड होने के बावजूद, बिकॉज कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकेगा। हाउ टू ड्राफ्ट? 4 चीजें। इरैक मेथड, IRAC, इशू क्या है? द इशू इन दिस केस इज वेदर एग्रीमेंट बिटवीन महविश एंड दानिश इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। रूल क्या है? वही रूल आ गया, अप्लाई, लिंक। In the case of Danish and Mahwish, natural love and affection is missing due to quarrels and disagreements. हमने लिंक कर दिया। जगह हो, टाइम हो तो बताएं कि जी रिटर्न भी है, सारा कुछ है, बाकी 4 चीजें बताएं, 3 बता दें कि ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन 4th वन नहीं है। Okay. In the given situation, agreement without consideration could not be enforced. महविश दानिश से ये पैसे नहीं ले सकती बिकॉज नेचुरल लव एंड अफेक्शन नजर नहीं आ रहा इस कॉन्ट्रैक्ट में। सो इरैक मेथड आपके आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो बाय डिफॉल्ट खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा जी, अगर मार्क्स कम हुए इशू को इग्नोर कर दीजिए, और कम हुए लिंकिंग को इग्नोर कर दीजिए। तो इस तरह से आप ये सारा काम कर सकेंगे। तो जो बात हमें सीखनी थी, जो हमें समझनी थी, वो ये था कि इरैक मेथड है क्या। इसको हमने देखा, ये इरैक मेथड है क्या, इशू, रूल्स, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। फिर जो दूसरी बात हमने समझी है, इंटेलिजेंटली कोशिश किया कि हम बच्चे को इसको बच्चा समझ ले, वो क्या है कि कितने मार्क्स हैं तो फिर कैसे चलना है। अगर 4 और अबव मार्क्स हैं तो हम ये सारे का सारा एरिया उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। 3 मार्क्स आए तो फिर ये एरिया अप्लाई कर रहे हैं, 2 मार्क्स आए तो फिर ये एरिया अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हम इरैक के फ्रेमवर्क में रहकर ही काम करना चाह रहे हैं। तो हमने कोशिश की इस वीडियो के अंदर कि हम अपने उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड कर सकें, थोड़ा सा समझा सकें कि वो एक अच्छा आंसर कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल भी मुझसे सोशल मीडिया पे बच्चे पूछते रहते हैं कि जी लॉ रिटेन नहीं होता, याद नहीं होता, उसके लिए क्या करें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली किसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इसके ऊपर भी गुफ्तगू करूंगा कि ये सिनेरियोज याद क्यों नहीं होते, या ये स्केच आपके जहन में कैसे सेव होगा और किस तरह आप इसको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले तो अब आप कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस को पकड़िए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को पकड़िए। 2 तो यही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आप नोट कीजिए और इनको लिखिए, ड्राफ्ट कीजिए, ताकि आप इसके ऊपर काम कर सकें। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फर्दर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।